हेलो साथियों, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। और आज आपके लिए एक जानदार सेशन लेकर के आ गया हूँ, जो कि पॉलिटी का है, नहीं संविधान का है। और संविधान में अनुसूची से है, और अनुसूची का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो आज देखेंगे कि संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं और कौन कौन सी अनुसूची में किसके विषय में दिया गया है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा कि यहाँ पर लिखा गया है कि भारतीय संविधान की अनुसूची। क्या लिखा गया है? भारतीय संविधान की अनुसूची। ये लिखा गया है भारतीय संविधान की अनुसूची। तो भारतीय संविधान की अनुसूची में कितनी अनुसूची है ये देखेंगे। ये आपको थोड़ा सा कम दिखाई पड़ रहा होगा। तो भारतीय संविधान की अनुसूची, जैसा कि प्रथम अनुसूची दी गई है, यानी पहली अनुसूची लिखा गया है। प्रथम अनुसूची है तो प्रथम अनुसूची में इसमें भारतीय संघ के घटक राज्य एवं 29 राज्य एवं संघ शासित 7 क्षेत्रों का उल्लेख है। और यहाँ से क्वेश्चन 100% बनते हैं। जैसा कि आपको पहली अनुसूची में ये बताया गया है कि इसमें भारतीय संघ के घटक राज्य और 29 राज्य एवं संघ शासित यानी केंद्र शासित 7 राज्यों का उल्लेख किया गया है। यानी आपके सभी राज्यों का और जो है केंद्र शासित प्रदेशों का जो उल्लेख है वो आपके संविधान के प्रथम अनुसूची में है। नोट, ये संविधान के 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि दिल्ली को कौन से संविधान संशोधन के तहत जो है राजधानी बनाया गया है। तो 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। जैसा कि आप देखेंगे उसके बाद द्वितीय अनुसूची में, तो इसमें भारतीय राज व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों जैसे कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक, महालेख परीक्षक आदि को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है। जैसा कि आपको समझ में आ रहा होगा कि पहली आप जानिए पहली अनुसूची में इसमें भारत के सभी राज्यों को उल्लेख दिया गया है, यानी केंद्र शासित प्रदेश हो चाहे गैर केंद्र शासित प्रदेश हो, सबके बारे में दिया गया है, यानी 29 राज्यों के बारे में। उसके बाद द्वितीय अनुसूची की जो बात की गई है ये 1 है, ये 2 है। तो द्वितीय अनुसूची में सभी पदाधिकारियों को उनके वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है। तृतीय अनुसूची की बात की जाए तो तृतीय अनुसूची में तीसरी अनुसूची की बात की जाए तो इसमें विभिन्न पदाधिकारियों जैसे कि मंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा पद ग्रहण में ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। तृतीय अनुसूची में जो है उसमें सभी पदाधिकारियों जैसे मंत्री है या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, सबको शपथ दिलाने के बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक इसी प्रकार से जो चौथी अनुसूची है आपकी, इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघ जो है संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। जो आपकी चौथी अनुसूची है इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। पांचवी अनुसूची की बात की जाए तो इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। ये पांचवी अनुसूची है। जैसा आप लोग जानिए, यहाँ क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि पांचवी अनुसूची में किसके विषय में दिया गया, या अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के नियंत्रण के बारे में कौन से अनुसूची में दिया गया है। तो पांचवी अनुसूची है। यानी क्या है, पांचवी अनुसूची में इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। छठी अनुसूची की बात की जाए तो इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के बारे में प्रावधान दिया गया है। कई बार क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि असम, मेघालय और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में कौन से अनुसूची में, प्रावधान के बारे में कौन से अनुसूची में दिया गया है। तो आप जानेंगे छठी अनुसूची में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अनुसूची। संविधान में क्या है, आपकी 12 अनुसूची हैं और इन 12 अनुसूची के बारे में हमें जानना है। उसके बाद जो है 7वीं अनुसूची की बात करेंगे तो इसमें
केंद्र एवं राज्यों की शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है। जैसा कि 7वीं अनुसूची जो है बहुत पूछी जाती है कि केंद्र एवं राज्यों की शक्तियों के बंटवारे में कौन सी अनुसूची में दिया गया, तो 7वीं अनुसूची में। तथा इसी अनुसूची में सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने के अधिकारों का उल्लेख है। 7वीं अनुसूची के अंदर ही क्या दिया गया है कि सरकारों को कर लगाने का भी अधिकार इसी में उल्लेख किया गया। इसके अंतर्गत 3 सूचियां हैं इसमें। इसके अंतर्गत कितनी सूचियां आती? 3। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। सबसे पहले जानेंगे संघ सूची क्या होती है। यानी इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। यानी संघ सूची में क्या है, उस पर केंद्र सरकार जो है कानून बनाएंगे। और संविधान लागू होने के समय इसमें 97 विषय थे, वर्तमान में इसमें 100 विषय हैं। और संघ सूची के कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं। देश की प्रतिरक्षा, विदेशी मामले जैसे युद्ध एवं शांति के बारे में, रेल, डाक तथा तार, मुद्रा, बैंकिंग, परमाणु आदि शक्ति के बारे में इसमें बताया गया है। उसके बाद देखेंगे जो है राज्य सूची। इस सूची के विषय में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है। और राष्ट्रीय हित में से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। यानी जो राज्य सूची है इसमें राज्य सरकार तो कानून बनाती है, लेकिन क्या है, केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। संविधान के लागू होने के समय इसके अंतर्गत 66 विषय थे, वर्तमान में 61 विषय हैं। राज्य सूची में शामिल कुछ विषय हैं जैसे कि शांति व्यवस्था, पुलिस, जेल, स्थानीय शासन, कृषि, जन स्वास्थ्य, राज्य के अंदर होने वाला व्यापार, न्याय विभाग। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कृषि कौन सी अनुसूची में आता है या किसके अंतर्गत आता है, तो ये राज्य के अंतर्गत आता है। शांति पूछा जाता है, पुलिस पूछा जाता है, किस सूची में आता है या किसके अंतर्गत आता है, तो राज्य सूची में है और राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। उसके बाद बात की जाए समवर्ती सूची। इसके अंतर्गत दिए गए विषय पर केंद्र एवं राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं, परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। अगर दोनों सरकारें यानी राज्य सरकार और केंद्र सरकार कानून बनाती है, अगर समान कानून मिलते हैं तो केंद्र सरकार का मान्य होगा। राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून केंद्र सरकार के कानून बनाने के साथ ही समाप्त हो जाता है। संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में 47 विषय थे, वर्तमान में 52 विषय हैं। समवर्ती सूची के कुछ प्रमुख विषय इस प्रकार हैं कि दीवानी, फौजदारी, कानून एवं प्रक्रिया, विवाह, तलाक, शिक्षा, आर्थिक नियोजन, बिजली, समाचार पत्र, श्रमिक, संघ, वन आदि के क्या हैं, ये सब आपके समवर्ती सूची में है। इस पर दोनों सरकारें जो है कानून बनाती हैं, जैसे कि शिक्षा है, विवाह है, तलाक, आर्थिक नियोजन है, इस प्रकार से, या बिजली है, समाचार है। अगला देखेंगे जो है आपका, वो तो थी आपकी क्या है, जो थी 7वीं अनुसूची, ये 8वीं अनुसूची है। ये कौन सी है? 8वीं। ये 8वीं अनुसूची है और ये 9वीं अनुसूची है। यहाँ पर जैसा कि आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा 8वीं अनुसूची, तो आगे दिखाई पड़ रहा है कि इसमें भारत की 22 भाषाओं को उल्लेख किया गया है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं को उल्लेख किया गया है, तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। और मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। पहले अगर बात की जाए कि मूल रूप से 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी, तो मूल रूप से पूछा जाए तो 14 भाषाएं थी। 1967 ईस्वी में 21वां संविधान संशोधन, कई बार क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कौन से संविधान संशोधन से भाषाओं को जोड़ा गया है, तो क्या है 21वां संविधान संशोधन। सिंधी को 1992 ईस्वी में, 71वां संविधान संशोधन। ये पूछा जाता है कि कोंकणी भाषा कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई है, तो 71वां संविधान संशोधन। मणिपुर तथा नेपाली और 2003 यानी 92वें संशोधन। मैथिली, मंथाली, डोगरी एवं बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। तो इन चीज़ों को आप याद रखिए, 21वां और 71वां और 92वें। 21वें में संशोधन में सिंधी भाषा, 71वें में कोंकणी और मणिपुरी तथा नेपाली, और 2003 में यानी 92वें संशोधन हुआ, उसमें मैथिली, मंथाली, डोगरी, बोडो को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। इस प्रकार से आपकी 22 भाषाएं हुई। 9वीं अनुसूची तो दिया गया है
नवी अनुसूची में संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई है। इसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि संपत्ति की अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख कौन सी अनुसूची में किया गया है, तो जो है वो आपका है नवी अनुसूची, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम हैं। तो इस चीज़ को आप याद रखना, संपत्ति का अधिग्रहण कौन से जो है आपके अनुसूची में दिया गया है, तो ये आपकी नवी अनुसूची है। ठीक इसी प्रकार से अगला देखते हैं। तो अब क्या है, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आप, यह तब तक मान्यता नहीं थी कि संविधान की नवी अनुसूची में सम्मिलित कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। 11 जनवरी 2007 को संविधान पीठ के एक निर्णय द्वारा यह स्थापित किया गया कि नवी अनुसूची में सम्मिलित किसी भी कानून को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तथा उच्चतम न्यायालय इन कानूनों की समीक्षा कर सकता है। उसके बाद आपका आ जाएगा 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची जो रहेगी आपकी वो है 10वीं अनुसूची में, यह संविधान में ये बहुत पूछा जाता है, यह संविधान में 52वें संविधान संशोधन 1985 ईस्वी के द्वारा जोड़ी गई है और इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधान का उल्लेख किया गया। कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाएगा दल बदल कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है, तो 52वां संविधान संशोधन कौन से सन में जोड़ा गया है, 1885 में। या दल बदल कौन सी अनुसूची में आता है, तो 10वीं अनुसूची में आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है। उसके बाद 11वीं अनुसूची आ जाएगा। तो यह अनुसूची संविधान के 73वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा जोड़ी गई है। तो इसको भी ज़्यादा ध्यान रखना है कि 73वें संविधान संशोधन के तहत कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया है, मतलब 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाने वाला है पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए कौन सी अनुसूची में जोड़ा गया है, तो 11वीं अनुसूची में। पंचायती राज 11वीं में आता है, दल बदल 10वीं में आता है, संपत्ति का अधिग्रहण जो पूछा जाएगा वो 9वीं में आता है। उसके बाद बात की जाए 12वीं अनुसूची की, तो यह अनुसूची संविधान में 74वें संविधान संशोधन, कई बार पूछा जाता है 74वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो 1993 में हुआ है। उसके बाद इसमें क्या है, इसमें आप में ये भी पूछेगा तो इसमें शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए। कई बार ये पूछा जाता है कि शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्था कौन सी अनुसूची में, 12वीं अनुसूची में। इस प्रकार से आपकी 12 अनुसूची हुई है। तो ये 12 अनुसूची आपको ध्यान रखना है कौन सी अनुसूची में क्या है, यहाँ से 100% क्वेश्चन बनेंगे। तो इन चीज़ों को आप पढ़ के जाइए जिससे कि आपका पॉलिटी में नंबर कम ना हो, और यहाँ से तो 2 से 3 क्वेश्चन 100% बनना तय है। तो इस चीज़ को आप लोग ज़रूर पढ़ें और गहराई से पढ़ें। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने साथियों को शेयर करें। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।